अब देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स को। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन 2 नंबर को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर को माइनस करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? बेसिकली जो आपको रिमाइंडर बताता है कितना होगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है एक डिवीजन रूल कि अगर इंटीजर को इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हो तो जो आउटपुट है वो भी आपको इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर हो सकता है काम आएगा ये चीज़। इंटीजर को अगर आप फ्लोट से डिवाइड करो तो आपको आंसर फ्लोट मिलेगा। देन अगर फ्लोट को इंटीजर से कर रहे हो तो भी आपको फ्लोट मिलेगा, और फ्लोट को अगर फ्लोट से कर रहे हो तो भी आपको फ्लोट मिलेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको कौन सा ध्यान रखना है कि अगर दोनों इंटीजर हैं तो आपको इंटीजर मिलेगा, अगर एक भी फ्लोट है तो आपको आउटपुट फ्लोट मिलेगा। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेटर का यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस के अंदर आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है पूरा, ये सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर आता भी है तो आप इस वाले प्रोग्राम को सिंपल सा लिख सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है ये। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए इंटीजर टाइप के, आई को 10 करा, जे को 4 किया। सबसे पहले मैंने लिखा k इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई जे। डेट मीन्स इसका मतलब क्या है 10 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो वैसे क्या आएगा इसमें आंसर, अगर हम सिंपल डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा मेरे पास 2.5। ठीक है, बट क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, आई भी इंटीजर है, जे भी इंटीजर है, तो आउटपुट क्या आएगा इंटीजर, यानी 2.5 क्या बन जाएगा 2। ठीक है, देन हमने सिंपल यहाँ पे किया आई इंटू जे, दैट मीन्स 10 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा आंसर 40। यहाँ पे किया है 10 मॉड्यूलस 4। अब मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर, तो कितना रिमाइंडर बचा भाई? देखो 4 को अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 10 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 8 तक तो चला जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2। और यहाँ पे क्या 4 मॉड्यूलस 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 तो 4 को डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा 4 ही रिमाइंडर बच गया, तो ये बच गया 4। तो आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल आपको मिलेंगे ये सब वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करी, यानी 2, 40, 2 एंड 4। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और हमने सिंपल सा प्रोग्राम भी लिख के देख लिया यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर का। अब इसके बाद है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल सी बात है, इक्वल टू का यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। एक वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करने के यूज़ होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू है ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज़ असाइनिंग, दिस ऑपरेटर इज असाइनिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस ऑपरेटर इज असाइनिंग वैल्यू 10 टू वेरिएबल आई। मतलब ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। तो जैसे सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a माइनस इक्वल्स टू 5, दिस इज वन ऑपरेटर माइनस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ a इज इक्वल्स टू a माइनस 5। ठीक है, अगर मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 5 तो इसका मतलब हुआ a इज इक्वल्स टू a प्लस 5। तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, ये वैल्यू को इंक्रीज भी करता है, इंक्रीमेंट भी करता है, और साथ साथ असाइन भी करता है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे रिलेशनल और इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली कौन कौन से हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, देन दिस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, रिलेशनल या इक्वालिटी जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इनका जो रिजल्ट होता है वो एक बूलियन होता है। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स इनका आउटपुट होता है।
तो बेसिकली ये कब यूज़ होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जब हमें कुछ कंपैरिजन करना होता है कुछ वैल्यूज़ का, तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 4 इक्वल्स टू 5, तो ये क्या इवेल्युएट होगा? क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये होगा फॉल्स। ठीक है। ऐसे अगर आप लिखते हो फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 4, तो क्या ये ट्रू है? यस, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ऐसे अगर आप लिखते हो 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब दोनों चीज़ें, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। अगर आप लिखते हो फॉर एग्जांपल 3 नॉट इक्वल्स टू 2, भाई नॉट इक्वल तो है ही, तो यानी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो इस तरह के आप इन रिलेशनल और इक्वालिटी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। अब आपको इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल सा, दिस इज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू, ये वैल्यू असाइन करता है, और ये क्या करता है? ये इक्वालिटी को कंपेयर करता है। ठीक है, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक देखे, असाइनमेंट, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट एंड रिलेशनल एंड इक्वालिटी ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस सी द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन अलजेब्रा की तरह ही होते हैं। ये होता है नॉट। नॉट का मतलब है सिंपल इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ नॉट ऑपरेटर 4 इज इक्वल्स टू 4, अब देखो 4 इज इक्वल्स टू 4 तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बट ट्रू का मतलब मैंने क्या कर दिया? नॉट, यानी उल्टा, तो ये क्या इवैल्यूएट होगा? फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑपरेटर। ये होता है एंड ऑपरेटर, और ये होता है और ऑपरेटर। तो इनके बाद ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, बिल्कुल बूलियन अलजेब्रा वाली है, यानी ट्रू और ट्रू है तो एंड के अंदर ट्रू आएगा और बाकी सब में फॉल्स रहेगा, क्योंकि एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों आपके ट्रू हैं। और कब ट्रू होता है? जब एक भी कोई आपका ट्रू है, यानी ट्रू 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 एंड फॉल्स। तो ये इनकी ट्रुथ टेबल है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 4 इक्वल्स टू मैंने लिखा 4, और यहाँ पे मैंने लगाया एक एंड ऑपरेटर जिसमें मैंने लिखा 3 इज़ ग्रेटर देन 6। अभी क्या इवैल्यूएट होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो देखो ये क्या हुआ, ये ट्रू है, एंड ये क्या है? फॉल्स, यानी टी एफ क्या होता है? फॉल्स। तो पूरे का आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अब अगर इसी चीज़ को मैं और के रूप में लिखता, 4 इज इक्वल्स टू 4 और 3 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या होता है? ट्रू। ये क्या होता है? फॉल्स। और ट्रू फॉल्स और के केस में क्या होता है? ट्रू। तो ये वैल्यूएट होता है ट्रू को। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, देन हम आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इसको थोड़ा आराम से आपको क्लियर करता हूँ। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो होते हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। सो इंक्रीजेज द वैल्यू बाय 1। सो किसके इक्विवेलेंट हो गया ये? बेसिकली प्लस इक्वल्स टू 1। मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट्स वैल्यू बाय 1। माइनस माइनस होता है इक्विवेलेंट माइनस इक्वल्स टू 1 के, इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1। तो यहाँ तक तो ठीक है, सिंपल है। प्लस प्लस वैल्यू 1 से बढ़ा देता है, माइनस माइनस वैल्यू 1 से घटा देता है। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस, सिंपल सा हम लिखें आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसमें जो कन्फ्यूजन आता है वो आता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि प्री और पोस्ट। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्री का मतलब होता है सिंपल सा, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन असाइनमेंट, पहले इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद असाइन करता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, प्री का मतलब होता है कि आपका पहले लिखा हुआ है प्लस प्लस। जैसे देखो एग्जांपल देखो आप, i इज इक्वल्स टू 3, मैंने लिखा j इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई। अब देखो मैंने
आई से पहले प्लस प्लस लिखा है, दैट मीन्स दिस इज प्री। पहले लिखा है वेरिएबल से तो प्री है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वैल्यूज़ को असाइन करेगा, यानी इन सब के बाद आई और जे की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, अभी आते हैं देखते हैं क्या होगा। पहले देखते हैं पोस्ट क्या होता है। ये पहले असाइन करता है और वो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेम ही लिखता हूँ मैं, आई 3 जे इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे आई और जे की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे भी वेरिएबल के बाद लिखा तो पोस्ट हो गया, वेरिएबल से पहले लिखा तो प्री हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर असाइनमेंट, यानी आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 4 और फिर असाइन होगी, यानी जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4 और आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट तो हो ही चुका है 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है, यानी आई की वैल्यू तो क्या होगी, इंक्रीमेंट हो चुकी है 4, बट जे की वैल्यू क्या रहेगी 3। क्यों? क्योंकि पहले ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, असाइन होने के बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री और पोस्ट के अंदर, आउटपुट बताने के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन नाउ लेट्स कम टू कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने के काम आता है। जैसे मैंने लिखा कंडीशन क्वेश्चन मार्क रिजल्ट 1 कोलन रिजल्ट 2, ये इसका एक सिंटैक्स है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट 1 रिटर्न होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट 1 रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट 2 रिटर्न होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन मार्क 4 कोलन 3। ठीक है, सो अब देखो 4 इक्वल टू 3 है नहीं, यानी फॉल्स है, तो कौन सा रिटर्न होगा 3। सो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। सो इस तरह से हम इसका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो एक प्रोग्राम में लिखता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। सो यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, और उसको हम लिख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर से। हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन लिखा, 3 वेरिएबल लिए आई जे के, आई की वैल्यू 5 करी, जे की वैल्यू 7 करी। और अब यहाँ पे देखो के इज इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन जे। अगर ये ट्रू होगा तो आई रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब आई ग्रेटर है। अगर ये फॉल्स है तो मैं जे रिटर्न कर रहा हूँ, दैट मीन्स जे ग्रेटर है, और के की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। जब अगर आई 5 है तो ये क्या हो गया 5 ग्रेटर देन 7, फॉल्स है यानी क्या रिटर्न करेगा जे, यानी के की वैल्यू क्या हो गई जे के बराबर, यानी के की वैल्यू क्या हो गई 7, तो आउटपुट आएगा 7। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। इट अलाउज टू कन्वर्ट ए डाटा टाइप टू अनदर। अगर मुझे इंटीजर को फ्लोट में करना है, फ्लोट को इंटीजर में करना है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अगर मेरे पास इंटीजर एक है इंट आई, ठीक है, एक मेरे पास है फ्लोट एफ और उसकी वैल्यू है मेरे पास 2.12, और मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू, अब देखो कैसे लिखना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इंट, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसको, एफ को। तो अभी क्या करेगा, ये जो एफ की वैल्यू थी फ्लोट टाइप की, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी आई के अंदर अब क्या आ जाएगा, आई विल बिकम 2। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। उसके बाद है साइज ऑफ, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ द डाटा टाइप और ऑब्जेक्ट इन बाइट्स। किसी भी डाटा टाइप का या उसके ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बाइट्स के अंदर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं सिंपल सा लिखता हूं आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ लेट अस से कैर। अब कैरेक्टर का जो डाटा टाइप होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है 1, तो यानी आई के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अगर यहीं पे हम लिखते हैं इंट तो क्या वैल्यू आ जाती 2। सो इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर काम करता है। ठीक है,